हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सतवाहन वंश। देखिए सतवाहन वंश क्या था। कहते हैं ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य सतवाहन वंश जो है भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में प्रमुख रूप से उभर के सामने आया। सतवाहन शासकों में महानतम शासक गौतमी पुत्र जो था सतकर्णी पहली शताब्दी को माना जाता है। यानी देखा जाए तो सतवाहन शासकों में जो महानतम शासक हुआ वो गौतमी पुत्र था जिसका सतकर्णी था, पहली शताब्दी को माना जाता है। और सबसे पश्चिम भारत के शक शासक जो है नहपन को पराजित कर जो है सतवाहन साम्राज्य के विस्तार का श्रेय जाता है। उसका साम्राज्य दक्षिण में किशन नदी से लेकर उत्तर में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था और सतवाहन साम्राज्य की जो है राजधानी महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट जो है प्रतिष्ठान हुआ था, जो कि वर्तमान में पैथन है। अभी कहते तीसरी शताब्दी के चतुर्थ भाग में सतवाहन वंश का पतन हो गया था तथा जो है इच्छुक पाशक वंश का जो है शासन यहाँ पर स्थापित हो गया था। यानी देखा जाए तो तीसरी शताब्दी के चतुर्थ भाग में जो था सतवाहन वंश का पतन हो गया और यहाँ पर इच्छावाकु वंश का शासन स्थापित हो गया था। कहते हैं सतवाहन का जो था राज्य व्यवस्था और प्रशासन किस प्रकार थी। कहते हैं सतवाहन साम्राज्य का आहार तथा राष्ट्ररूपी उस प्रयोग अथवा जिले में विभाजित था जो है प्रशासन की लघुत्तम इकाई ग्राम थी, जिसका अध्यक्ष ग्रामिका हुआ करता था और राजा के सहायक मंत्री के रूप में जो आत्महत्या का भी विवरण मिलता है। नगद तथा वस्तु दोनों ही प्रकार के राजस्व एकत्र किया जाता था। यानी नगद तथा वस्तु दोनों ही प्रकार के राजस्व इस समय एकत्र किया जाता था और भारतीय इतिहास में प्रथम बार सतवाहन शासकों ने धर्म को स्वीकार करने के लिए बौद्ध तथा ब्राह्मणों को जो है कर मुक्त जो है भूदान की व्यवस्था की थी। बाद के काल में यह व्यवस्था और भी महत्वपूर्ण हो गई थी। सतवाहन शासक जो है स्वयं को ब्राह्मण मानते थे तथा वह वर्ग व्यवस्था को बनाए रखना अपना प्रथम उद्देश्य समझते थे। इसके जो है आप मैप से भी समझ सकते हो कि सतवाहन वंश का जो था किस प्रकार फैला हुआ था। यह मैप में आप देख सकते हो कि आपको सभी जो है राज्य दिख रहे होंगे। गंधार हो, कनिष्क का जो है साम्राज्य हो, सिंधु नदी हो, मथुरा हो, गंगा नदी, यमुना हो, तो ये सारे आपको दिख रहा होगा। पाटलिपुत्र भी आपको नज़र आ रहा होगा जो कि अभी वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात अगर आगे देखोगे मैप तो इसमें जो है मल्लव्य, उज्जैन, ताप्ती नदी, सतवाहन, महानदी सारे जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और जो ये आपको जो है लकीरें के रूप में दिखाया गया है तो ये जो है सतवाहन वंश के शासकों ने इस क्षेत्रों में राज किया। इस बात को जो है इस ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हमारा जो यहाँ पर अगला टॉपिक आया अत्यंत महत्वपूर्ण है, व्यापारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियाँ। देखिए व्यापारिक तथा जो व्यावसायिक गतिविधियाँ किस प्रकार की थी ये जानना बहुत ज़रूरी होगा और ये जो हमारा टॉपिक है ये प्रकाश डालेगा कि उस समय जो मध्योत्तर युग के अंतराल के बाद किस प्रकार के व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियाँ हुआ करती थी। तो ये जानना हमारे लिए अत्यंत रोचक और समझ के लिए भी जरूरी रहेगा। कहते हैं आंतरिक तथा बाहरी मार्ग। सबसे पहली बात तो यही आता है आंतरिक तथा बाहरी मार्ग क्या थे। मध्यांतर युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आंतरिक तथा बाहरी व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में प्रगति रही। प्राचीन भारत को दो प्रमुख आंतरिक मार्ग माने जाते थे। पहला जो था उत्तर पथ जो कि भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों को जो उत्तर पश्चिमी सीमाओं में जोड़ता था, अथवा दूसरा वर्तमान पाकिस्तान था उसे आगे का क्षेत्रीय द्वितीय दक्षिण पथ जो भारतीय प्रायद्वीपीय को पश्चिम तथा उत्तरी हिस्सों से जोड़ता था। तो ये काफ़ी दोनों मार्ग थे अत्यंत महत्वपूर्ण थे व्यापारी तथा व्यवसायिक गतिविधियों के अंतर्गत। उत्तर तथा दक्षिण भारत को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग दक्षिण पथ था और यह इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी से आरंभ होता था तथा आधुनिक उज्जैन तत्कालीन जो उज्जैनियों से होता हुआ पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है भाकुष्य तथा भाचौर तक पहुंचा था। और दक्षिणी पथ के आगे चल जो जाकर ये प्रतिष्ठान वर्तमान पैठान तक तथा जो कि सतवाहन साम्राज्य की राजधानी थी वहां तक पहुंच गया था। बाहरी व्यापार मार्ग की बात करें तो हम पाएंगे कि 45 ईस्वी में एक यूनानी समुद्री यात्री हिप्पोटस द्वारा मानसून की खोज के पश्चात व्यापारिक उद्देश्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा
समुद्री यात्रा आरंभ हो गया था। भारत के पश्चिमी तट जो उत्तर के पश्चिमी जो है मुखी के प्रमुख के बंदरगाह थे, जो है भालुकश जो है सोपारा और कल्याण जो है मुजेरियस इत्यादि थे। इस बंदरगाहों से जो है मलकवाहक जहाज लाल सागर द्वारा रोम साम्राज्य में जाया किया करते थे। कहते दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता था और भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह थे ताम्रलिप्ति और पश्चिमी बंगाल अरिकेमुंडू तमिलनाडु समुद्री तट दक्षिण पूर्वी एशिया के बंदरगाहों तथा भालुकश के मध्य भी समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। तो ये बहुत काफ़ी जरूरी भी था क्योंकि इससे ही जो है उस समय समुद्री मार्ग का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। उसके पश्चात है पश्चिम तथा मध्य एशिया के साथ व्यापार किस प्रकार हुआ था जब मौर्य कालीन खत्म हो गया था, यानी मौर्य का साम्राज्य खत्म हो गया था तो उसे हम मौर्योत्तर कालीन सभ्यता भी कह सकते हैं। यानी उसके पश्चात कैसे विकास हुआ, तो उस समय एशिया के साथ कैसा व्यापार संबंध स्थापित था। कहते मौर्योत्तर कालीन व्यावसायिक जो है गतिविधियों के महत्वपूर्ण विशेषता भारत और पश्चिम के साथ होने वाले व्यापार था। जब रोमन साम्राज्य अपने चरम पर था तो आरंभ में व्यापार भूमि के मध्य से होता था, किंतु इस मार्गों के रास्ते पर शासन करने वाले पर्शियों द्वारा उत्पन्न अवरोध के पश्चात समुद्री मार्ग पर स्थानांतरित हो गया था। अब जो है मालवाहक पोत भारतीय तटों से सीधे लाल सागर तथा फारस की खाड़ी होते हुए जाया करता था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात आता है। कहते प्रथम ईस्वी में एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक फेरिस्पस ऑफ द एथेरियन सी में भारत रोम व्यापार का जो है सर्वश्रेष्ठ जो है विवरण प्राप्त होता है। रोमन बादशाह द्वारा जो है वंचित भारतीय उत्पाद से मसाले, इत्र, रत्न, हाथी दांत तथा प्रशुद्ध वस्त्र जैसे मलमल भारत के रोम साम्राज्य के निर्यात होने वाले मसालों में काली मिर्च भी शामिल थी, जिसे हम यौवन प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। देखा जाए तो यहाँ पर जो है यौवन प्रिय इसका नाम इसलिए पड़ा काली मिर्च को क्योंकि ये रोम वासियों के मध्य काफ़ी लोकप्रिय हो गया था और लोकप्रिय होने के कारण काली मिर्च को जो था यौवन प्रिय के नाम से विख्यात हुआ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था। अगर रोम साम्राज्य के साथ भारतीय मसाले का व्यापार मुख्यतः दक्षिण भारत के संचालित होता था और रोमवासी कई बहुमूल्य तथा आंशिक कम दुर्लभ रत्नों का भी आयात किया करते थे, यथा हीरो और फिरोजा, नीलम, गोमोद इत्यादि तथा मोती, नील, चंदन की लकड़ी, इस्पात आदि बहुत ही महत्वपूर्ण जो थे आयात किया जाया करते थे उस समय। इन आयातों के बदले में जो है रोमवासी भारत के स्वर्ण तथा चांदी का निर्मित करते थे, यानी इन आयातों के बदले में रोमवासी भारत को स्वर्ण तथा चांदी के निर्यात करते थे और इस तथ्य का प्रमाण हमें प्रथम सदी में महाद्वीप में प्रचलित रोम सिक्कों से भी मिलता है। इसे रोम साम्राज्य का भारत के साथ सोने के अत्यधिक निर्यात का संकेत भी मिलता है और रोम द्वारा निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु थी वाइन्स, अंगूर की शराब, यानी वाइन यानी अंगूर की शराब बहुत काफ़ी फेमस थी, जिसका प्रमाण हमें दक्षिण भारत में जो है अरिकोंडू में व्यापक मात्रा में पाए गए अंगूर की शराब के पात्रों तथा रोम जो है लिपि के कतरानों से मिलता है। अन्य न्यायाधीश वस्तुओं में टीन, शीशा, मूंगा तथा दासी लड़कियां भी हुआ करती थी, यानी लड़कियों का भी इस समय जो था व्यापार हुआ करता था, जो कि बहुत बड़ी विडंबना थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष है हस्तशिल्प तथा उद्योग। इस काल में हस्तशिल्प का जो उत्पादन जो है साधारण गति से हुआ क्योंकि आंतरिक तथा विदेशी दोनों ही प्रकार के व्यवसाय तथा व्यापार बहुत हद तक हस्तशिल्प जो है गतिविधियों पर ही आधारित थे। मिली 15 नामक ग्रंथ में, यानी मिली 15 नामक ग्रंथ में जो है 750 व्यवसायों का उल्लेख हमें मिलता है, जिनमें से जो है 60 हस्तशिल्प पर आधारित थे। कुशलता का स्तर बहुत ही ऊंचा था तथा सोने चांदी के बहुमूल्य रत्नों के कारीगर भिन्न भिन्न थे। उज्जैन माला उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, यानी उज्जैन माला के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था और वस्त्र उद्योग अन्य प्रमुख उद्योग था। सूती तथा रेशमी वस्त्रों के प्रकारों के लिए मथुरा जो वर्ग पूर्वी बंगाल प्रसिद्धि में एक था। दक्षिण भारत के मुख्य स्थानों पर प्राप्त रंगों के टुकड़ियों से यह संकेत मिलता है कि इस काल में उस क्षेत्र में रंगाई का एक जो है विकसित हस्तशिल्प उद्योग था और इस काल में शिल्पियों को संबंधता को नई ऊंचाई को छुआ और बहुत से प्राप्त अभिलेखों से यह भी हमें संकेत मिलता है कि शिल्पियों ने धार्मिक मठों को भी अनुदान उस समय दिया करते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष कारीगरों के संघ श्रेणी, यानी व्यवसायिक का समुदाय एक समूह के रूप में संगठित था
जिसे श्रेणी कहा जाता था तथा इसे श्रेष्ठ जिसका अध्यक्ष होता था। यानी श्रेणी का अध्यक्ष कौन होता था? शिष्ट होता था, जिसका अध्यक्ष होता था। अन्य प्रकार के व्यवसायिक समूह शार्त कहलाता था, जो अन्य क्षेत्रीय व्यवसाय के घुमंतरू तथा कड़वा प्रकार के व्यवसायों को परिभाषित करता था। इस संगठन का अध्यक्ष जो था साथव के नाम से जाना जाता था और इस व्यापारियों की भांति सभी हस्तशिल्पी समूह भी संघ के रूप में संगठित थे तथा ज्येष्ठ उनका प्रधान होता था और इसमें बुनकर जो है अनाज व्यवसायी, बांस के तेल व्यापक, ठीक है, उत्पादक, कुम्हार और इत्यादि शामिल थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पर। मुख्य रूप से ये संघ उन व्यापारियों तथा शिल्पियों का संगठन था जो या तो एक ही व्यवसाय में थे या एक ही प्रकार के वस्तुओं का व्यापार किया करते थे। वो अपने जो है प्रमुख का चुनाव स्वयं ही किया करते थे तथा इसके पारंपरिक सद्भाव के आधार पर अपने व्यवसाय को नियंत्रण करने के लिए मूल्य तथा गुणवत्ता से संबंधित नियमों का जो है निर्माण करते थे। वो बैंकों की तरह भी कार्य करते तथा एक निश्चित जो है ब्याज दर पर जनता से जो है अमानती रकम प्राप्त किया करते थे, जो कि काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट था।